शिवनाग सेन धर्मपुरी राज्य के राजा थे। वह रानी मणिचंद्रिका को बेहद चाहते थे। मणिचंद्रिका में सुगुणों की भरमार थी। बस एकमात्र उनकी कमजोरी थी किसी भी रहस्य को छिपा ना पाना। विवाह के प्रारंभिक दिनों में ही शिवनाग सेन ने उनकी इस कमजोरी को भांप लिया था और उनसे कहा, रानी, आप किसी विश्वसनीय सहेली मात्र से ही यह रहस्य बताया कीजिए। उसे अपने साथ अपने महल में ही रख लीजिए। इससे किसी और को इन रहस्यों का पता नहीं चलेगा। तब मणिचंद्रिका ने कहा, ऐसी विश्वास पात्र सहेली को आप ही चुनिए। फिर उसने चंद सहेलियों के नाम महाराज को बता दिए। महाराज शिवनाग सेन ने उसकी सहेलियों के बारे में गुप्तचरों के द्वारा जानकारी प्राप्त की और रानी की सहेली मंजरी को इस काम के लिए चुना। तब से लेकर महाराज अपने मन की बातें खुलकर रानी से कहते। इनमें उनके राज्य के रहस्य भी शामिल थे। मंजरी किसी भी स्थिति में महारानी के द्वारा बताए गए रहस्यों को किसी दूसरे से कहती नहीं थी। महारानी उसकी ईमानदारी पर बहुत ही खुश थी और समय समय पर उसे भेंट भी दिया करती थी। महाराज को भी इस बात का आनंद हुआ कि उनका चुनाव बिल्कुल सही निकला। यूं ही कुछ साल बीत गए, परंतु कुछ दिनों से मंजरी बीमार रहने लगी। राजवैद्यों ने उसकी चिकित्सा की, परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। अकस्मात एक दिन वह मर गई। मंजरी की मृत्यु पर महारानी को बड़ा ही दुख हुआ। अब वह अपने मन की बात भला किससे कहती। महाराज ने देखा कि महारानी इस विषय को लेकर बहुत ही परेशान और दुखी हैं। महाराज ने रानी से कहा, जब तक मंजरी जैसी सहेली नहीं मिल जाती तब तक यह परेशानी दूर नहीं होगी। हाँ महाराज, विवाह के प्रारंभिक दिनों में ही अपने मन की बात बताने के लिए आपने ही मंजरी को चुना था। ऐसी सहेली ढूंढने पर भी नहीं मिलेगी। महाराज ने कहा, कोशिश करने पर कोई भी कार्य किया जा सकता है। तुम्हारे मन में ऐसी कोई सहेली हो तो तुम मुझे जरूर बताना। रानी ने कहा, मंजरी की एक बेटी है, उसे दासी बनाकर अपने महल में रख लेते हैं। मेरी दृष्टि में वह भी अपनी माँ की तरह विश्वास पात्र होगी। राजा ने मंजरी की बेटी चंद्रिका के बारे में अपने गुप्तचरों से तहकीकात करवाई। मालूम ये हुआ कि चंद्रिका स्वभाव से काफी अच्छी लड़की है, पर वह छोटी बात को भी दूसरों से बताए बिना चुप नहीं रह सकती। उसे जो विषय मालूम हो उसे बताने के लिए वह लोगों को इकट्ठा भी करती है। बात दूसरों को बताए बिना उसे नींद नहीं आती। महाराज को चंद्रिका के बारे में मालूम हुआ। वह महारानी से ये बताएं। इसके पहले ही महारानी ने चंद्रिका को बुलाकर कहा, चंद्रिका, मैं तुम्हें अपने महल अनंतपुर में दासी बना रही हूँ। फिर साथ रहने के लिए उसके लिए आवश्यक इंतजाम भी कर दिया। महाराज को जब ये पता चला तो वे काफी शंकित हुए, परंतु वे नहीं चाहते थे कि चंद्रिका के स्वभाव के बारे में रानी से कहें और उसका मन दुखाएं। इसीलिए वे चुप ही रह गए। परंतु चंद्रिका की चर्चाओं और उस पर निगरानी रखने के लिए उन्होंने एक गुप्तचर को यह काम सौंप दिया। एक रात की बात है, महाराज ने बातों ही बातों में महारानी से कहा, अपनी परिचायिका चंद्रिका से आपने क्या क्या रहस्य बताए? रानी ने कहा, मैंने उससे कहा है कि जयपुर के राजा हम पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहे हैं। आप तो जानते ही हैं कि अपने मन की बात किसी को बताए बिना मैं चुप नहीं रह सकती। यह जानकर राजा परेशान हो उठे। उन्हें इस बात का भय हुआ कि जब प्रजा को इस रहस्य का पता चलेगा तो वे भयभीत हो जाएंगे और राज्य भर में खलबली मच जाएगी। परंतु उन्होंने महारानी के सामने अपनी परेशानी नहीं दिखाई। दूसरे दिन सवेरे उन्होंने गुप्तचर को बुलाया और उससे पूछा कि चंद्रिका कहाँ कहाँ गई थी और किस किस से मिली। गुप्तचर ने कहा, महाराज, चंद्रिका के घर के सब लोग एक विवाह में उपस्थित होने के लिए लक्ष्मीपुर गए हैं। चंद्रिका रात भर सोई नहीं और बहुत देर तक घर में ही घूमती रही। फिर वह अन्नपूर्णा देवी के मंदिर गई और बहुत देर तक
मंदिर में ही रही। गुप्तचर यह बात बताकर चला गया। थोड़ी देर बाद रानी के महल अनंतपुर में चंद्रिका आती है और महारानी से कहती है कि मैं मंदिर होकर आई हूँ, यह प्रसाद आप स्वीकार कीजिए। उसी समय महाराज भी रानी के महल अनंतपुर में प्रवेश करते हैं और ये सब दृश्य देख लेते हैं। उन्होंने चंद्रिका से पूछा, तुमने देवी से क्या मांगा? चंद्रिका ने विनय पूर्वक महाराज को प्रणाम किया और कहा, महाराज, मैं कोई भी बात छिपा नहीं सकती। पहले से ही ये मेरी आदत है, यह मेरी कमजोरी है। रानी जी के महल अनंतपुर में परिचायिका बनने से पहले किसी से भी कुछ भी कह देती थी, उससे कोई नुकसान नहीं पहुंचता था। परंतु अब मैं इस महल अनंतपुर की दासी हूँ। दिवंगत मेरी माँ मुझसे बार बार कहा करती थी कि अनंतपुर का कोई भी रहस्य प्रकट हो तो अनर्थ हो जाएगा। वह मुझे सिखाती भी थी कि उसके मर जाने के बाद मैं उसकी जगह पर महारानी की दासी बनूंगी तो मुझे कितनी सावधानी बरतनी होगी। इसीलिए जब महारानी जी ने मुझे छिड़ने वाली लड़ाई के बारे में बताया तो मुझसे चुप ना रहा गया, परंतु मैंने अपने आप को नियंत्रण में रखा और जाकर फौरन माँ की समाधि के सामने झुक गई और मन की बात बता दी। साथ ही मैंने देवी से प्रार्थना भी की कि युद्ध ना हो। महाराज ने यह सुनकर चंद्रिका का अभिनंदन किया और अपनी उंगली की अंगूठी निकालकर उसे दे दी। फिर उन्होंने रानी से कहा, अपने मन की बात बताने के लिए तुम्हें एक अच्छी सहेली मिल गई है, अब डरने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद जो कोई भी चंद्रिका से पूछे कि महाराज ने यह अंगूठी क्यों दी है, तब वह सबसे यही कहती कि यह तो अनंतपुर का रहस्य है। असली बात उसने कभी किसी को नहीं बताई। अब महारानी को एक ऐसी सहेली मिल चुकी थी जिसे वे अपने मन की बात बिना किसी डर के बता सकती थी। दूसरी तरफ महाराज भी बिल्कुल निश्चिंत थे कि अब अनंतपुर के रहस्यों को कोई भी जान नहीं पाएगा। एक समय की बात है, सहस्त्रबाहु नाम का एक व्यापारी था। उसके 7 पुत्र थे। 7 पुत्रों की उसने बहुत ही अच्छी परवरिश की, उन्हें अच्छी शिक्षा दी। जब वे 7 शादी के योग्य हो गए, तब पड़ोस के राज्यों की सुयोग्य कन्याओं के साथ उनकी शादी करवा दी गई। सब कुछ खुशी खुशी चल रहा था। व्यापारी और उसके 7 बेटे बड़े ही सुख शांति से अपना जीवन बिता रहे थे। व्यापारी का सबसे छोटा पुत्र, जिसका नाम कुंवर था। एक दिन की बात है, 7वें बेटे कुंवर के ससुर अपनी बेटी को मायके लेने के लिए आते हैं और इस पर वह व्यापारी से कहते हैं कि वे अपनी बेटी को 4 दिन के लिए मायके ले जाना चाहते हैं। व्यापारी ने कहा, ठीक है, आप अपनी बेटी को ले जा सकते हो। छोटे बेटे कुंवर का ससुर अपनी बेटी को लेकर मायके चले जाता है। लेकिन फिर क्या होता है कि 4 दिन के 8 दिन हो जाते हैं, 8 दिन के 15 दिन और देखते ही देखते 1 महीना बीत जाता है। कन्या के पिता उसे वापस ससुराल नहीं पहुंचाते। तब व्यापारी ने अपने 7वें बेटे कुंवर से कहा, बेटा, तुम्हारा ससुर तो तुम्हारी पत्नी को घर नहीं पहुंचा रहा, इसीलिए अब तुम ही ससुराल जाकर अपनी पत्नी को लेकर आओ। 7वां बेटा कुंवर अपने पिता की आज्ञा के अनुसार अपनी सारी दिनचर्या खत्म करके दोपहर ढलने के बाद घोड़े पर सवार होकर ससुराल के लिए निकल जाता है और अंधेरा छाने के बाद वह ससुराल पहुंचता है। ससुराल पहुंचकर कुंवर सीधा अपना घोड़ा लेकर ससुर की गौशाला में जाता है। वहां भैंस की खूंटी के नजदीक एक खूंटी से अपने घोड़े को बांध देता है। इतना काम करके वह ससुराल में प्रवेश करता है। सास ससुर उसे देखकर बड़ा ही खुश होते हैं। सास उसकी खूब आवभगत करती है और उसे जलपान करवाती है। कुछ ही पलों में उसके सब साले इकट्ठे हो जाते हैं और जीजा जी कहकर मानो उसे सिर पर उठा लेते हैं। उसकी खुशहाली पूछते हैं। सभी तरह की औपचारिकताएं खत्म होने के बाद उसका ससुर उसके आने का कारण पूछता है। तब कुंवर ने कहा, ससुर जी, मैं अपनी पत्नी को
अपने घर लेने आया हूँ। बहुत दिन हो गए उसे यहाँ पर आए हुए। ससुर ने कहा, बेशक तुम अपनी पत्नी को लेकर जाना, हमें इसमें कोई भी ऐतराज नहीं है। बल्कि सच कहा जाए तो हमें उसे इतने दिनों में उसके ससुराल पहुंचा देना चाहिए था। अब तुम आ ही गए हो तो उसे सुबह लेकर चले जाना। कुछ ही पलों में रात हो जाती है। कुंवर के लिए खाना परोसा गया। कुंवर की सास उसे बड़े ही शौक से अलग अलग तरह के स्वादिष्ट व्यंजन बनाकर खिलाती है। इसके बाद कुंवर पेट भरकर खाना खाता है और शांति से सो जाता है। दूसरे दिन पौ फटने से पहले ही कुंवर उठा और प्रातः विधि के लिए नदी के किनारे जाता है। इधर कुंवर के साले गौशाला में भैंस का दूध दोहने के लिए जाते हैं तो वहां भैंस के पास उन्हें कुंवर का घोड़ा बंधा हुआ दिखता है तो वो एकदम जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, हमारी भैंस ने घोड़ा जना है, हमारी भैंस ने घोड़ा जना है। प्रातः विधि के लिए नदी पर गया कुंवर जब वापस आता है तो देखता है कि उसके साले चिल्ला रहे थे, हमारी भैंस ने घोड़ा जना है, हमारी भैंस ने घोड़ा जना है। ऐसा चिल्लाता देखकर कुंवर को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उसने कहा, अरे वाह, तुम्हारी भैंस ने घोड़ा जना है, कहाँ पर है वो? कुंवर गौशाला के अंदर जाकर देखता है तो उसका ही घोड़ा वहां पर बंधा था। तुरंत उसके ध्यान में सब बात आ गई। वह अपने सालों से कहता है, अरे भले लोगों, तुम्हारी भैंस ने घोड़ा कहाँ जना है? यह तो मेरा घोड़ा है। रात मैंने आप लोगों को तकलीफ ना हो इसीलिए सीधे यहाँ आकर घोड़े को खूंटे से बांध दिया था, परंतु उसके साले उसकी सुनते ही नहीं। वे लगातार चिल्लाते जा रहे थे, हमारी भैंस ने घोड़ा जना है, हमारी भैंस ने घोड़ा जना है। कुंवर ने अपने सालों को समझाने का बहुत ही प्रयत्न किया लेकिन वो सुनने को तैयार ही नहीं थे। वे सब एक ही बात बोले जा रहे थे कि हमारी भैंस ने घोड़ा जना है। कुंवर को इस बात का बड़ा ही सदमा लगता है। वह ससुराल में पत्नी को लेने आया था, ये बात भूलकर अपना सिर पकड़कर रोने लगता है, मैं लुट गया, मैं लुट गया। ऐसा कहते कहते और रोते रोते वह अपने घर की राह पर चलने लगा। अभी वह कुछ ही दूर गया था कि रास्ते में एक बूढ़ा बैठा हुआ था। बूढ़े ने जब कुंवर को रोते हुए देखा तो उससे पूछा, अरे भाई, तुम रोते क्यों हो? क्या हुआ तुम्हें? कुंवर ने बूढ़े से कहा, क्या बताऊं दादा, कल मैं अपने ससुराल गया था। अंधेरा छाने के बाद वहां पहुंचा तो मैंने क्या किया कि सीधा गौशाला में गया और अपने घोड़े को भैंस के नजदीक एक खूंटे से बांध दिया। अब सुबह उठकर घोड़े को लेने गया तो मेरे साले कहते हैं कि उनकी भैंस ने घोड़ा जना है। ऐसा है क्या? मैं देखता हूँ, मैं तुम्हारे घोड़े को वापस दिलवाऊंगा, आओ मेरे साथ, कोई डरने की बात नहीं है। तुम सिर्फ इतना करो कि अपने ससुर के पास जाओ और उनसे कहो कि तुम्हें न्याय चाहिए। बूढ़े ने जो कहा कुंवर ने ठीक वैसा ही किया। वह अपने ससुर के पास गया और उनसे न्याय की मांग की। अपने जमाई की मांग पर कुंवर का ससुर न्याय सभा यानी पंचायत बुलाने के लिए तैयार हो गया। गांव की सारी प्रजा भी न्याय सभा में हाजिर हो जाती है। न्याय सभा एक खुले मैदान में लगाई गई जहां पर उसका ससुर, उसके साले, गांव का प्रधान, सरपंच और सभी गांव वाले मौजूद थे। उनमें वो बूढ़ा भी आया था। तब पूछताछ शुरू की गई। सरपंच ने कुंवर के सालों से पूछा, तुम्हारी वकालत कौन करेगा? सालों ने कहा कि हमारी वकालत हमारा वकील करेगा और पास ही उनका वकील बैठा हुआ था। सरपंच ने कुंवर से पूछा, तुम्हारी वकालत कौन करेगा? तब कुंवर ने कहा, मेरी वकालत मेरे दादा करेंगे। ऐसा कहकर उसने मैदान के एक कोने में बैठे हुए उस बूढ़े की तरफ उंगली से इशारा किया। अब क्या हुआ कि सरपंच ने जब बूढ़े को देखा तो बूढ़ा वहां बैठे बैठे झपकियां ले रहा था। सरपंच ने बूढ़े से पूछा, क्यों रे दादा, भरे दिन झपकियां ले रहे हो, रात भर सोए नहीं क्या? तब बूढ़े ने जवाब दिया, क्या बताऊं सरकार, रात समंदर में आग लग गई थी। मैं उसे बुझाने गया था तो सारी रात नींद नहीं ले सका, इसीलिए अभी झपकियां आ रही हैं। बूढ़े की बात सुनकर
वहां पर हाजिर सभी लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। सरपंच भी अपनी हंसी नहीं रोक सका और हंसते हंसते कहता है, क्या कहते हो दादा, कभी समंदर में भी आग लगती है क्या जो तुम बुझाने गए थे? इस बात पर बूढ़े ने बड़े ही गंभीर स्वर में कहा, यदि एक भैंस घोड़ा जन सकती है तो क्या समुंदर में आग नहीं लग सकती? बूढ़े की बात सुनकर सरपंच का मुंह एकदम उतर जाता है। कुंवर के सालों के मुंह पर मानो तमाचा पड़ जाता है। वे चुपचाप घोड़ा लेकर अपने बहनोई के पास खड़ा कर देते हैं। कुंवर अब देर नहीं लगाता, घोड़े पर अपनी पत्नी को बिठाता है और स्वयं उस पर सवार होता है और तुरंत वहां से अपने राज्य के लिए निकल जाता है। लेकिन जाने से पहले वह उस बूढ़े को धन्यवाद करना नहीं भूलता।